these questions are generally on an Olympiad level. टफ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं मैंने इसका बेसिकली स्कैनिंग किया है, तो कहीं कहीं पे आपको ऑलरेडी टिक मार्क्स दिखेंगे। जो टिक मार्क है वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। सो यू हैव टू बेसिकली एक्सरसाइज योर डिस्क्रिप्शन। ये नहीं तो भाई साहब, मैंने किधर तो किया था इसको। ट, 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 ट। तो ये टिक मार्क पे मत जाइए, जरूरी नहीं है कि ये टिक मार्क सही हो, ठीक है। आपको बेसिकली सवाल को एकदम ओरिजिनली अपने फॉर्मेट में सॉल्व करना है। अगेन डोंट गो बाय द टिक मार्क, ठीक है। किसी दूसरे के बुक से मैंने इसको स्कैन किया है, ठीक है। आई वांट यू टू बेसिकली थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। क्या तूने बंद क्यों कर दिया बेचारा? अरे बेचारा। ये आरव था ना तेरे साथ? उधर आरव था ना? तू संस्कृत क्लास अटेंड करके आ रहा है ना? तो आरव मात्रे था ना? इतना ही तो पूछ रहा हूँ बेटा, हाँ बोलना, ठीक है। और उधर पीछे क्यों बैठ रहा है? इधर बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, इधर इधर आगे, आराम से आराम से। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे ओलंपियाड लेवल के सवाल हैं, ठीक है। रेफर टू द ग्राफ, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, और ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या भाई साहब? ये एस है, ये तो समझ में आ रहा है भाई साहब। भाई साहब स्कैनिंग में मेरे गड़बड़ हो गई है। ये आपका एस है ऑब्वियसली। ये वाला क्या पी लग रहा है? ओके पी। कौन सा? ये आर है। ओके ये आर है भाई साहब, चलिए आर है। और ये क्यू, ऐसे उल्लू तो नहीं बना रहे हो, ठीक है। ओके, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स इज हाई पिच्ड बट सॉफ्ट, ठीक है। पिच किसका ज्यादा होता है? पिच किसका ज्यादा होता है? अरे देखो देखो, तीन चीजें हैं। अरे सिलनेस विलनेस नहीं मैडम, आपने तीन चीजें पढ़ी हैं। पिच, एम्पलीट्यूड और टिम्बर, ठीक है। टिम्बर तो भाई साहब क्वालिटी ऑफ साउंड होती है। पिच होता है आपके फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पिच उतना ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगे पिच उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अभी चार वेव्स हैं, एस, एस वाला ये हो गया, देखो ये, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग सकता है थोड़ा सा, ये वाला एस हो गया। अभी आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स इज हाई पिच। हाई पिच मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब रेपिटेशन देखो, ये वाला आपको दिख रहा है एक, और ये दो, ठीक है। इस वाले पे आओ, देखो वन, फिर हो गया आपका टू, थ्री, ये ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिस इज मोर। कौन सा भाई साहब आपका? पी क्यू आर एस, तो ये वाला ये एस है ना भाई साहब जिसको अपन रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड देखो कितना है, यहां तक ही है। बाकी लोगों का एम्पलीट्यूड, इसका तो फ्रीक्वेंसी भी लेस है भाई साहब। ये मोटा वाला जो है इसका फ्रीक्वेंसी बहुत लेस है, तो इसका पिच बहुत लेस है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? विच ऑफ द साउंड वेव्स इज हाई पिच। हाई पिच मतलब क्या हो जाएगा? हाइयर फ्रीक्वेंसी। हाई पिच मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लो हम बोल सकते हैं, बट सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा ना हो। अभी देखो ये वाले का, इस वाले का अगर आप देखोगे डॉटेड लाइन, इसका भाई साहब एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी वैसे काफी कम है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड मॉडरेट है, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी भी हाई है। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी हाई क्यों है? क्योंकि इसका पिच हाई है। तो बेसिकली विच वन क्वालिफाइज फॉर दिस? दिस विल बी एस, ठीक है। दिस विल बी एस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पी, अभी हम बात करेंगे भाई साहब पी क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहा है। हाँ, पी का एम्पलीट्यूड लेस है लेकिन पी की फ्रीक्वेंसी भी कम है, बहुत कम है। देखो एक और दो ही वेव्स बने हैं, ठीक है। जिसमें आपका भाई साहब एस ने कितना वेव बना दिया है? एक, दो, ठीक है, फिर आपका तीन, फिर आपका चार, फिर ऑलमोस्ट पांच वेव्स तक बना देगा ये, ठीक है। ओके, तो इसीलिए भाई साहब आपका एस डिस्क्वालीफाई हो रहा है। भाई साहब आपका क्यू क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहा है? सॉरी एस ये है ना, कौन सा एस है भाई साहब? तो एस तो एस नहीं, सॉरी आपका क्यू इसलिए डिस्क्वालीफाई हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू कंसीडर पी, पी क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहा है? देखो डॉटेड लाइन में, इसका भाई साहब एम्पलीट्यूड ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी लेस है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया मतलब सॉफ्ट साउंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज द रीजन एस इज क्वालिफाइंग फॉर दिस, ठीक है। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड, अ गन वाज फायर्ड
and an observer at a distance away measured the time interval between seeing the flash of the gun and hearing the shot. ये भाई ठप से किसी ने गोली चलाई और कोई देख रहा है उसको, ठीक है, somebody is seeing it, ठीक है, so he is trying to measure the speed of sound, ठीक है, तो कितनी देर बाद उसको सुनाई दिया. Which of the following will not affect the result? So what you are trying to calculate, बच्चा पार्टी, is the speed of sound. अभी स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ साउंड ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ किस पे, किसके वेवलेंथ पे? द साउंड एमिटेड पे, कि भाई साहब आपका देखो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा, और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये फ्लक्चुएट हो सकता है. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो वो भाई साहब क्या हो जाएगा? वो एटमॉस्फेयर जो है तो लेस डेंस हो जाएगा, वो एक्सपैंड करेगा. अगर उसकी डेंसिटी लेस हो जाएगी तो कंप्रेशन रेरिफैक्शंस के जो पैटर्न बनेंगे वो डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं. देखो किस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगा? मीडियम पार्टिकल्स पे. एकदम बॉटम पे जाते हैं मीडियम पार्टिकल्स पे. जब आप एयर को हीट कर रहे हो, लेट्स से इट इज गेनिंग टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम लेस डेंस, ठीक है, एक्सपैंड करेगा, इट विल बिकम लेस डेंस. अगर वो लेस डेंस हो रहा है तो अभी मीडियम पार्टिकल्स ज्यादा होंगे या कम? कम होंगे. अगर कम होंगे तो कंप्रेशन रेरिफैक्शन चेंज होगा, थोड़ा बहुत पैटर्न तो आपका चेंज हो जाएगा. अगर ये चेंज हो रहा है तो आपके वेलोसिटी पे असर आएगा, ठीक है. ओके, अभी एक एक करके देखते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ द गन शॉट, क्या इस पे डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द गन शॉट से कोई मतलब नहीं है इसको. फ्रीक्वेंसी ऑफ द गन शॉट से इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गन शॉट, ठीक है. ओके, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, यस, ये इंपैक्ट कर देगा भाई साहब. टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट विल बी बेसिकली इंपैक्टिंग इट. ओके, द लाउडनेस ऑफ द गन शॉट, लाउडनेस से भी इंपैक्ट होगा. क्या? लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे. देखो देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा, सॉरी, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. तो वेलोसिटी होती है भाई साहब क्या? आपका लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी ना. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द गन शॉट पे डिपेंड करेगी, ठीक है. टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, यस, ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इससे आपके कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के पैटर्न्स चेंज होंगे. लाउडनेस ऑफ द गन शॉट इस पे डिपेंड करेगी. क्या? लाउडनेस क्या होता है? एम्पलीट्यूड होती है भाई साहब, ठीक है. और आप अगर फॉर्मूला वाइज भी देखो, अगर भाई साहब लाउडनेस का देखो फॉर्मूला वाइज, ये आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना. तो यहाँ पे लाउडनेस का कोई काम नहीं है. लाउडनेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है. तो इफ वी हैज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, the things which will impact the velocity are going to be the frequency of the gunshot and the temperature of the environment. Frequency of the gunshot and the temperature of the environment. So the correct option will be, अच्छा, will not affect है क्या? Which of the following will not affect the result? तो loudness of the gunshot ही हो गया भाई साहब फिर तो. लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है. आई विल हैव टू चेक दिस आउट. इसको अपन चेक कर लेंगे बाद में भाई साहब. विल कीप इट इन द पार्किंग लॉट. ओके, read the given statements and select the correct option. Echo is produced when sound is incident on hard and polished surface. क्या ये सही है? इको तभी प्रोड्यूस, आप देखो भाई साहब, जब जाते हो पहाड़ों में तभी इको को सुन पाते हो. क्यों? पहाड़ों में भाई साहब वो जो खड़े पत्थर हैं उनसे आपका वॉइस रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ रहा है. अगर भाई साहब एकदम हरा भरा जो पहाड़ होगा उसमें से आपको इको नहीं सुनाई देगा. आपने ये एग्जाम्पल भी हमने कंसिडर किया था. अगर कोई हरा भरा सा फॉरेस्ट है और वहां पे आप चिल्ला रहे हो तो इको नहीं सुनाई देगा, ठीक है. सो यस, दिस इज करेक्ट. सो असर्शन डेफिनेटली इज करेक्ट. Echo is produced when sound is incident on hard and polished surface. This is correct. Sound energy can be totally reflected by the objects with soft and loose texture. मतलब जो सॉफ्ट चीजें हैं, जैसे आपका कपड़े जो हैं ये आपके सॉफ्ट चीजें हैं. आपका जो कर्टन है वो आपका एक सॉफ्ट चीज है. थर्मोकोल ये आपके सॉफ्ट चीजें हैं. आपका कुशन्स, बेड कवर्स, सोफा सेट, ये जितनी भी सॉफ्ट चीजें हैं ये साउंड को अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है. तो ये साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है. तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है. साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट्स विद सॉफ्ट एंड लूज टेक्सचर. दिस इज रॉन्ग, ठीक है. तो असर्शन यहाँ पे करेक्ट है, रीजन आपका पूरा पूरा फॉल्स है, ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है. स्टेटमेंट 2 पूरा पूरा फॉल्स है, ठीक है. ओके, मैच द कॉलम विद कॉलम 2 एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन हियर. स्ट्रिंग का वाइब्रेशन, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन भाई साहब कौन? सितार, है ना. तो ये हो गया भाई साहब ए का 1, है ना. एक नहीं, ए का 3, सॉरी, ए का भाई साहब हो गया 3. समझ में आता है भाई साहब. और बोलो भाई साहब मेम्ब्रेन वाइब्रेशन, तबला, ठीक है. सो मेम्ब्रेन वाइब्रेशन हो जाएगा भाई साहब आपका तबला. तो दिस विल बी बी.
ठीक है, तो मेम्ब्रेन वाइब्रेशन मतलब आपका हो गया बी का 1, ठीक है। और बोलो भाई साहब वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, तो जो फ्लूट बजाते हैं भाई साहब वो क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ही तो है, आप उसमें एयर ही तो ब्लो कर रहे हैं तभी तो वो बज रहा है, दैट इज बेसिकली वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। तो आप बोल सकते हैं सी का क्या हो जाएगा भाई साहब, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, तो फ्लूट ना, ठीक है। तो ए का 3, अभी बाकी का तो भाई साहब वही होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर, ओके। In an experiment to measure the speed of sound in air, a boy stands 40 meter from a ball. तो आपका भाई साहब ये एक wall है and this boy is standing 40 meter from the wall. ठीक है, 40 meter from the wall and bangs two pieces of woods together. Two pieces of woods together ऐसे क्लैप, कोई दो पीसेस ऑफ वुड है और उसको भाई साहब ये ऐसे आवाज कर रहा है, ठीक है। At the instant he hears the echo, he bangs them together again. तो भाई साहब इको कब ये करेगा, आपने कल देखा कि इको के लिए आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t, है कि नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, मतलब 80/t, है ना, 80/t, और ये हो गया आपका v, ठीक है, ओके। He bangs them together again. He does this activity 50 times. The time taken for 50 bangs is 12 seconds. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, तो ऐसे वो 50 बार कर रहा है, तो कैसा कर रहा है देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। तो उसने पहले ये बजाया, ये बजाने के बाद जब वो वापस आ रहा है तभी उसने फिर से बजाया, इको जैसे ही वापस आया फिर से बजाया, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इसका पर्पस क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को मेजर करना, दिस इज द पर्पस टू डिटरमिन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। He bangs two pieces of wood together, 40 मीटर का डिस्टेंस है, टू पीसेस ऑफ वुड है, उसको भाई साहब बैंक कर रहा है। At the instant he hears the echo, echo भाई साहब कब हियर होगा, when will you hear the echo, 0.1 second later, है ना, 0.1 second later, he bangs them together again, he does this activity 50 times, the time taken for 50 bangs is 12 seconds, so what will be the time taken for one bang, so therefore हम यहाँ पे बोल सकते हैं time taken for one bang, time taken for 50 bangs is how much, 12 seconds. Time taken for one bang will be how much, 12/50 seconds. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 50 बैंक्स, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब टाइम टेकन फॉर 50 बैंक्स इज 12 seconds. So therefore time taken for one bang is 12/50 seconds, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक बैंक का भाई साहब टाइम हो गया और इसी एक बैंक में उसका जो रिटर्न आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो ये एक बैंक किया उसने, ये वॉइस गया और ये वापस आया, दूसरा बैंक, तो एक बैंक और दूसरे बैंक में जो टाइम जा रहा है उसमें वॉइस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, क्या समझ पा रहे हैं, वैसे ये उसने बजाया, ये वॉइस उधर गया वापस आया, जब वापस आया तो दूसरा बैंक है, मतलब पहले वाले बैंक और दूसरे वाले बैंक में वॉइस वापस आया है, और वॉइस को एज एन इको सुनने में कितना टाइम चाहिए, 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो पहले बैंक, तो टाइम टेकन फॉर वन बैंक इज हाउ मच, 12/50 सेकेंड्स, ठीक है। तो यही आपका किसके बराबर हो जाएगा, 12/50 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 0.1, है कि नहीं, 0.1 होना चाहिए, ठीक है। सो द टाइम टेकन फॉर 50 बैंक्स इज व्हिच कैलकुलेशन गिव्स द स्पीड, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, अरे स्पीड क्या हो जाएगा, देखो आपका स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है भाई साहब 40 इंटू टू, 40 इंटू टू, 2d, चलिए 2d अपॉन टी, टी कितना हो गया भाई साहब, कितना टाइम लग रहा है 12/50 ना, देखो ये 0.1 सेकंड ये नहीं जानता है, इसको नहीं मालूम है, इसको सिर्फ मालूम है कि इको के जैसे आएगा उसको बजा देंगे, ठीक है। तो 12/50, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये एक बैंक के बीच में वो बजा रहा है, तो ये हो गया आपका 40 इंटू टू इंटू 50 अपॉन भाई साहब ये हो गया 12, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये बजाया गया वापस आया, तो ये गए और वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 40 इंटू टू, ठीक है, और एक बैंक और दूसरे बैंक में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन इज 12/50, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपके, ठीक है, टाइम टेकन फॉर वन बैंक, टाइम टेकन फॉर 12 बैंक्स, सॉरी, टाइम टेकन फॉर 50 बैंक्स इज 12, तो टाइम टेकन फॉर वन बैंक इज 12/50, तो ये हो गया भाई साहब आपका, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, क्लियर है भाई साहब, 40 इंटू 2 इंटू 50 अपॉन 12, आर बी क्लियर, ओके ओके ओके।
चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। कौन कौन एब्सेंट है? श्रेया और लक्ष्मी तो आ ही नहीं रही है ना। बहुत बढ़िया। हो गया। A student plotted the following four graphs representing the variation of velocity of sound in gas with pressure। ठीक है, टेम्परेचर का असर होता है, ये नॉलेज का क्वेश्चन है। प्रेशर का कोई असर नहीं होता, ठीक है। सो प्रेशर का भाई साहब, देयर इज नो इन्फ्लुएंस, नो इन्फ्लुएंस ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू pressure, due to pressure of a gas। तो velocity of sound will remain constant if you are plotting it against pressure। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा भाई साहब आपका? ये वाला ग्राफ हो जाएगा, डी वाला ग्राफ। ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे प्रेशर है, तो वेलोसिटी को आपने प्लॉट किया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है विथ इंक्रीज इन प्रेशर। आपने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। सो इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड और इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। टेम्परेचर से साउंड में डिफरेंस आ सकता है लेकिन प्रेशर से नहीं। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ये करना तो पड़ेगा ना। क्या है ये क्वेश्चन, क्या है? अच्छा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, इजी है भाई साहब। चलिए फटाफट, इजी सवाल है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से करना है। मुझे तो देख ही नहीं रहे, तो नोट क्या कर रहा है तू? अच्छा, हो गया। A sound wave traveling in a medium is represented as shown in the figure if the vibrating source of sound makes 360 oscillations in 2 minutes। ठीक है, तो आपका भाई साहब 360 oscillations in 2 minutes। ठीक है, ये 360 वाइब्रेशंस बोल सकते हैं हम, ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशंस। ठीक है, और टाइम यहाँ पे क्या है भाई साहब? 2 मिनट्स। इसको आप कन्वर्ट कीजिए भाई साहब किसमें? सेकेंड्स में। तो 2 into 60 seconds, सो दैट्स गोइंग टू बी 120 seconds। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी भाई साहब, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यही होता है आपका फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हो गए भाई साहब आपके? 360, और पर सेकेंड मतलब टाइम हो गया आपका 120। तो दिस विल बी 3। ठीक है, 3 पर सेकेंड बोल सकते हैं या 3 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो गई? 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई भाई साहब 3 हर्ट्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? ठीक है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी आ गया भाई साहब 3 हर्ट्ज। वेवलेंथ यहाँ पे
अच्छा वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते। ओके एंड एक मिनट, 360 इन 2 मिनट्स, देन द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू भाई साहब 1 मीटर, दिख रहा है भाई साहब, एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका भाई साहब कितना आ रहा है, 3 हर्ट्ज, तो ये वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे 3 हर्ट्ज और 1 मीटर, तो ये वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपका, ये दोनों ऑप्शन भी भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 3 हर्ट्ज का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो बाकी में कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भाई साहब आपकी क्या हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करना ही चाहते हैं, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है कितनी, 342। ठीक है, वेवलेंथ नहीं मालूम, फ्रीक्वेंसी आपने 3 कैलकुलेट किया है, तो आपका वेवलेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 342 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो ये हो गया आपका 114 मीटर्स, सही, 114 मीटर्स, दिस विल बी द वेवलेंथ। देखो कंफर्म कर रहा है ये, एक्चुअली में उस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शंस को जब देखते हैं तो दो ऑप्शंस, मतलब बाकी सब आपको ये तो कैंसिल हो गया इसलिए क्योंकि ये बचा 2 मीटर का आ गया। ठीक है, और ये आप ये दोनों आपके कैंसिल इसलिए हो गए क्योंकि ये 3 हर्ट्ज नहीं है, तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलकर अगर आपको कंफर्म ही करना है तो देख लो भाई साहब 114 मीटर का आ गया। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भाई साहब आपका एक शिप है जो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक मूव कर रहा है। अभी जब शिप मूव कर रहा है भाई साहब, देखो इसको समझो ऐसे, ये शिप है, ये भाई साहब पानी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है भाई साहब ऐसे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली भाई साहब इसका जो टाइम होगा लौटने का, इसका जो टाइम होगा यहाँ पे जब होगा, तो अलग अलग टाइम्स में भाई साहब ये लौट रहे हैं। एक आपका भाई साहब एमिटर है और दूसरा रिसीवर है। So since the depths are different, the time by which the emitting sound and the receiving sound is received, that will also be different. ठीक है, क्योंकि डेप्थ आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जब इस चीज को समझो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब शिप आपका कहाँ पे ए पे है, तो लगभग कितने पे आ रहा है, देखो 0.5, तो 0.55 पे आपका ये साउंड वापस आ रहा है। ठीक है, जब ये शिप भाई साहब बी पे है तो कितने पे वापस आ रहा है भाई साहब, 0.4 सेकेंड्स पे ये वापस आ रहा है। ठीक है, जब ये पॉइंट सी पे है तो भी उतना, मतलब बी से लेकर कहां तक भाई साहब, डी तक, मतलब आप बोल सकते हैं बी से लेकर डी तक फ्लैट जमीन है ऐसी। ठीक है, तो आपने भाई साहब बी से लेकर डी तक, तो ये पॉइंट बी है और लेट से ये डी है, यहाँ पे ऐसे फ्लैट जमीन है। समझ में आ रहा है ये, इसीलिए तो जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। ठीक है, फ्लोर बेड जो है, जो सी का फ्लोर बेड है वो भाई साहब आपका सी बेड है जो फ्लैट है। ठीक है, सिर्फ बी से डी तक,
तो बी से डी तक भाई साहब आपका फ्लैट बेड है, ये बी से भाई साहब डी तक, ठीक है। आर बी नहीं, बी से डी तक, हाँ डी तक ही हो रहा है ना। डी में ये आ जाएगा, डी में भाई साहब अगर हम गए तो ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अभी मुझे बताइए बी का ये आ रहा है, बी का कितना सेकंड लग रहा है। सो एट बी टाइम टेकन फॉर वेव्स टू रिटर्न, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, टाइम टेकन फॉर वेव्स टू रिटर्न इज 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब वेलोसिटी कितना होता है 2d/t, क्योंकि ये गया आवन जावन 2d/t। तो आप भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इफ द स्पीड, तो आपका 2d का वैल्यू कितना हो जाएगा v इंटू टी, तो d की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी v इंटू t/2, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना, v का वैल्यू तो दिया हुआ है आपका कितना है 1530 इंटू टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 0.4 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.2, तो 1530 इंटू 2, 0 2 0, 3 2 6, 5 2 10, 2 1 2 1 3, तो ये हो गया आपका कितना 3060, 1530 इंटू 2, 0 2 0, 3 2 6, 5 2 10, 2 1 2 1 3, तो यहाँ पे आपका 0.2 मतलब 306, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब आपका 306, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया 306। अभी हम आते हैं भाई साहब डी पे, एट बी, ठीक है। सो डी पे अगर हम करते हैं भाई साहब एट डी, एट डी, बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा एट डी पे, तो डी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 8, है ना। डी पे टाइम कितना लग रहा है 0.8 सेकेंड्स, तो अगेन v इज इक्वल टू 2d/t, तो आपका भाई साहब यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी v इंटू t/2, तो यहाँ पे v की वैल्यू हो गई 1530, और है आपका t का वैल्यू कितना लग रहा है 0.8, तो ये हो गया 0.8 अपॉन 2, तो ये हो गया 0.4। अब कर लो भाई साहब 153 इंटू 4, 3 4 12, 5 4 20, 21, 4 1 4 5 6, तो ये हो गया आपका 6120, तो ये हो गया आपका 612, तो ये हो गया आपका 612, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, देन द डिफरेंस इन द डेप्थ ऑफ द सी, तो यहाँ पे भाई साहब डेप्थ कितना है 612, यहाँ पे भाई साहब डेप्थ कितना है 306, तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 612 माइनस 306, तो दिस विल बी 306, तो ये हो गया आपका 306, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। सो द डिफरेंस इन द डेप्थ ऑफ डी एंड बी इज 306, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। longitudinal waves can travel in solids only, liquids and gases only, all media, तो ये सब में जाएंगे भाई साहब, ऑल मीडिया मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब आपके साउंड वेव्स ही तो हैं, सब में ये ट्रैवल कर सकते हैं, दे कैन ट्रैवल इन ऑल मीडिया, ठीक है। ओके, a violin string emits sound waves with a frequency of 850 hertz, ये भाई साहब फ्रीक्वेंसी है कितनी 850 hertz की, as shown, ठीक है। if the speed of sound in air आपको दिया हुआ है कितना 340 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अभी ध्यान से देखो, तो पहले तो आप यहाँ पे देखो वेवलेंथ निकाल लो, चलो v आपका कितना होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वेवलेंथ की वैल्यू हो गई वेलोसिटी दैट इज 850 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितनी है यहाँ पे 8, सॉरी ये आपका 340 है, दिस इज बेसिकली 340 अपॉन 850, है कि नहीं भाई साहब, ये कैंसलम ये कैंसलम, कुछ कट रहा है भाई साहब, नहीं ना, नहीं 17 टू 17 5 से कितना आता है 17 5 7 5 35, हाँ कर रहा है ना भाई साहब, 17 टू 34, 17 5 दिस, तो वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, तो ये हो गया 0.4, है कि नहीं, 2/5 मतलब कितना हो जाएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/5, 2/5 मतलब 0.4, ठीक है, क्लियर है। अभी ए से बी तक आपके कितने वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक देखो क्या हो रहा है, दो क्रेस्ट एक ट्रफ, एक वेवलेंथ हो गया ये, दिस इज वन वेवलेंथ, ठीक है। अभी हम यहां से आते हैं देखो, ठीक है, तो यहां से भाई साहब
यहां तक, अभी अगर हम ये कितना हो जाएगा बोलो, यहां से लेकर यहां तक कितना वेवलेंथ हो जाएगा? अरे भाई देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरा वेवलेंथ होता था, यहां तक इसका आधा, मतलब कितना होगा? हाँ, ये दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ। देखो समझो इसको, ये हाफ है और ये हाफ है, लैम्डा बाय टू लिख सकते हैं। ये अगर पूरा लैम्डा है तो ये कितना होगा? लैम्डा बाय टू, और ये लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू का भी आधा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय फोर। समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे देखो ना भाई साहब, ये वाला कितना, देखो ये वाला तो लैम्डा हो गया, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा हो गया। ये वाला कितना हो गया? लैम्डा बाई टू, है कि नहीं? यहां से यहां तक लैम्डा होता है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? एक क्रेस्ट या ट्रफ का कितना होगा? लैम्डा बाई टू। ये आपका कितना? लैम्डा बाई टू। इसका भी आधा, लैम्डा बाई टू का आधा, हाफ, हाफ ऑफ लैम्डा बाई टू। ये कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई फोर, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका कितना? लैम्डा बाई फोर। फिर से देखो, ठीक है, यहां से एक आधा कितना क्रेस्ट, और ये आधा क्रेस्ट, और ये एक पूरा ट्रफ, ये पूरा वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, ये वाले पे आते हैं अपन। तो ये ये लैम्डा बाई टू है ना, ये पूरा वेवलेंथ है, ये लैम्डा बाई टू है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू अपॉन टू, तो लैम्डा बाई फोर हो गया। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब? लैम्डा बाई टू। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस बोलो, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक लैम्डा, यहां से यहां तक लैम्डा बाई फोर, और यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू, ये टोटल डिस्टेंस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस, कि फिर से रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? अरे भाई साहब सिंपल है, देखो तुमको यहाँ पे, तुमने यहाँ पे लैम्डा निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है भाई साहब? 0.4। तुमको अभी ए से बी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तुमको मालूम है भाई साहब, यहां से क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा, समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये भाई साहब है पूरा, एक पूरा टेस्ट और एक पूरा ट्रफ क्या होता है? लैम्डा। तो एक आधे का कितना होगा? लैम्डा बाई टू, उसका भी आधा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई फोर। और एक पूरे क्रेस्ट और पूरे ट्रफ का होता है लैम्डा, तो ट्रफ का कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई टू। तो ये हो गया, यहां से यहां तक हो गया लैम्डा, यहां से हो गया यहां तक लैम्डा बाई फोर, और यहां से यहां तक हो गया लैम्डा बाई टू। आपको बेसिकली कहां से कहां तक का डिस्टेंस लेना था? ये से भी। तुम ये मत सोचो कि ऐसे डिस्टेंस लेना है, नो नो नो, दैट इज नॉट द डिस्टेंस। ठीक है, आपको भाई साहब ये डिस्टर्बेंस है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। A violin string emits sounds waves with the frequency of this, तो ये आपका डिस्टर्बेंस है जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ये ए से लेकर भाई साहब बी तक का डिस्टेंस आपको देखना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर, तो ये हो गया आपका कितना? फोर, फोर लैम्डा, दिस विल बी फोर लैम्डा प्लस टू लैम्डा, तो फोर प्लस वन फाइव, सिक्स सेवन, सेवन लैम्डा बाई फोर। अभी कर लो भाई साहब, सेवन इंटू 0.4 बाई फोर, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 0.1, तो ये हो गया 0.7। अभी ये आपने कैलकुलेट किया है किसमें भाई साहब? मीटर में आया है, सब कुछ वहां पे मीटर में लिया था, तो ये था आपका मीटर में। तो 7 मीटर मतलब हो जाएगा आपका 0.7 इंटू 100 सेंटीमीटर, सो दैट गिव्स यू हाउ मच? एक दो 70 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल हम 70 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी।
हो गया भाई साहब। अ सिग्नल जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ लाउड स्पीकर, एक सिग्नल जनरेटर को भाई साहब हमने एक लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर दिया है। कीपिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कांस्टेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 21 किलो हर्ट्ज। ठीक है, सो भाई साहब 0 हर्ट्ज से आपने 21 किलो हर्ट्ज। कीपिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड को आपने भाई साहब कांस्टेंट रखा है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आपने कहां से इंक्रीज किया है भाई साहब, 0 से लेकर टू 21 किलो हर्ट्ज, मतलब हो जाएगा आपका 21,000 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आपने इंक्रीज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स shows the variation of loudness of the sound with frequency as heard by normal healthy man? बताइए भाई साहब किसको, loudness with frequency। क्यों ये होगा? लाउडनेस क्यों डाउन होगी? फ्रीक्वेंसी से लाउडनेस का क्या लेना देना? नहीं, इंसान के सुनने से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे। सिग्नल जनरेटर कनेक्टेड टू अ लाउड स्पीकर कीपिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कांस्टेंट। देखो आपका लाउडनेस भाई साहब क्या है, लाउडनेस जो है वो आपके एम्पलीट्यूड से जुड़ा हुआ है। लाउडनेस आपके एम्पलीट्यूड से जुड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी से नहीं। और एम्पलीट्यूड आपका भाई साहब कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड अगर आपका कांस्टेंट है तो लाउडनेस भी कांस्टेंट होगा। तो अगर कांस्टेंट है तो ये नहीं हो सकता, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। और नीदर इज दिस ग्राफ पॉसिबल जहां पे लाउडनेस आपका वेरी हो रहा है। ये दोनों पॉसिबल है। ठीक है, इन दोनों में आपका चुनाव करना है। ठीक है, तो लाउडनेस भाई साहब आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड को आपने बोल दिया भाई साहब कांस्टेंट। अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज इंक्रीज फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 21 किलो हर्ट्ज। तो इसमें भाई साहब कितना हो जाएगा, 0 हर्ट्ज टू a signal generator is connected to a loudspeaker keeping the amplitude of the wave constant. The frequency of the sound is increased from 0 hertz to 21 kilohertz. Which of the following graphs shows the variation of the loudness of the sound? तो यहाँ पे देखो अगर क्या है, आपका साउंड का लाउडनेस बढ़ रहा है और फिर भाई साहब वो घट रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो लाउडनेस भाई साहब दिस इज द ग्राफ दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग इट। क्योंकि यहाँ पे भाई साहब आपका लाउडनेस कांस्टेंट है, क्योंकि आपका भाई साहब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अगर आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो लाउडनेस भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, clear it? So this would be the graph according to me. I will still check with this. ठीक है, okay. uh, okay, which of the following graphs, अभी देखो, हाँ अभी जैसे इन्होंने बताया कि भाई साहब नॉर्मल हेल्दी मैन, ठीक है, तो उसका कहां तक वो सुन सकता है, हाँ तो फिर यही ग्राफ होगा, देन दिस इज द ग्राफ। ठीक है, लाउडनेस, आप एक मिनट, लाउडनेस आपका कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। देखो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं लाउडनेस बढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के साथ लाउडनेस का कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, लाउडनेस आपका डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो लाउडनेस इंपैक्ट होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट है तो लाउडनेस भी देखो आपका कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ रही है, लाउडनेस नहीं बढ़ रहा है, लाउडनेस इज सेम। ठीक है, इसके बाद लाउडनेस क्यों डिप हो गया? क्योंकि भाई साहब जैसे ही आप 20,000 हर्ट्ज क्रॉस करते हो द पर्सन विल नॉट बी एबल टू हियर, तो उसके लिए लाउडनेस मायने नहीं रखता है। समझ में आ रहा है? ये पूरा जीरो हो जाएगा, बिकॉज बियॉन्ड 20,000 हर्ट्ज देयर इज नो कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ईयर टू हियर। तो आप इसके बाद चाहे कितना भी बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी को, उसके लिए तो जीरो हो गया ना, लाउडनेस विल ड्रॉप टू जीरो। दिस इज द करेक्ट ग्राफ, यस दिस विल बी द करेक्ट ग्राफ। क्या क्या क्या? हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। इन चारों में से भाई साहब ये वाला क्लोजेस्ट ऑप्शन ही होगा। ठीक है, दिस इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके।
ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा, करेक्ट भाई साहब, ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ वाला जो होगा ना ये 20 होगा, ये 0 से आप 20 तक पहुंचे हैं, तो ये वाला आपका ऑडिबल रेंज में आया। इसके पहले आप नहीं सुन पा रहे थे, फ्रीक्वेंसी भाई साहब धीरे 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 आपका 20 हर्ट्ज तक आया, तो ये आपका ऑडिबल रेंज हो गया, ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसके बाद डिप हो जाएगा, तो दिस विल बी द करेक्ट वन, यस दिस विल बी द करेक्ट वन। और बीच में आप क्योंकि एम्पलीट्यूड को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका लाउडनेस सेम ही रहेगा। एक्चुअली में लाउडनेस ऐसा ही है, लाउडनेस ऐसा ही जाता रहेगा, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर हम ह्यूमंस से ना कंसिडर करें, कोई ह्यूमन नहीं सुन रहा है इसको, सिर्फ मैकेनिकल है, तो लाउडनेस भाई साहब एम्पलीट्यूड क्योंकि आप बढ़ा नहीं रहे घटा नहीं रहे, तो लाउडनेस एकदम फ्लैट ग्राफ होगा। लेकिन ये वाली जो उतार चढ़ाव है ये ह्यूमन कैपेसिटी के अंतर्गत है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपेसिटी इज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज, तो इसीलिए भाई साहब ये ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो दिस विल बी द करेक्ट ग्राफ। ये जो आपका ऊपर गया है ये मतलब यहाँ पे 20 क्रॉस करा है, नाउ इट इज ऑडिबल। तो अभी आप लाउडनेस का मेजर कर सकते हैं, तो लाउडनेस आपका भाई साहब चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि 20,000 हर्ट्ज आप क्रॉस कर रहे हैं, सो इट इज बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी, तो तब से ये नीचे आ जाएगा जीरो, आप सुन ही नहीं पाएंगे कितना भी लाउडनेस रहने दो। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट ग्राफ। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना। अ सिग्नल जनरेटर इज कनेक्टेड टू अ लाउड स्पीकर। इजी है, ये इजी है। देखो एक सिग्नल जनरेटर है, इज कनेक्टेड टू अ लाउड स्पीकर, ये लाउड स्पीकर से कनेक्टेड है। दिस गिव्स अ म्यूजिकल नोट दैट अ पर्सन कैन हियर। तो ऑब्वियसली भाई साहब पर्सन कैन हियर मतलब 20 to 20,000 हर्ट्ज तक होगा भाई साहब। ठीक है, द सिग्नल जनरेटर हैज टू कंट्रोल्स, वन फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड एंड द अदर फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक आपका एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है और एक आपके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है। हाउ शुड दीज बी एडजस्टेड टू गिव अ क्वाइटर साउंड? क्वाइटर साउंड मतलब एम्पलीट्यूड आपका लो होना चाहिए, फॉर अ क्वाइटर साउंड एम्पलीट्यूड शुड बी लो। ठीक है, एंड अ हायर पिच मतलब फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हायर पिच। तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी को अपन इंक्रीज करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे और एम्पलीट्यूड को भाई साहब डिक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई साहब एम्पलीट्यूड शुड बी डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज। इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज द पिच, डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ठीक ठाक ना, चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। किसी मच्छर को, मच्छर का जो आपका ये विंड का फड़फड़ाना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो आप सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जनरली आपका मच्छर कानों के पास आएगा जब, तब आपको गूं से आवाज आएगा, बहुत थोड़ा सा आवाज आएगा। और ये मच्छर आपके कानों के पास क्यों आता है? वाई? हाँ, वहां पे जहां तक खून है चूसने के लिए, तो डस्ट है? नहीं, नेस्ट। अच्छा वो देख रहा है तेरे कान के उधर नेस्ट है, अच्छा हाँ चलो चलो यहाँ पे घोंसला बनाया जाए। भाई साहब मच्छर अंडे देते हैं आपके वाटर पे, उनको वहां पे अंडे नहीं देने का शौक नहीं है, तो मतलब तेरे कानों से फिर मच्छर निकलने चाहिए, वहां आप अंडे देंगे? तो वाई वाई वुड, आप देखेंगे ये क्यों होता है। आप कभी हाईवेज पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी चल रही है समझ लीजिए, और हाईवे का ये डिवाइडर है, डिवाइडर जो होते हैं वो ऐसे एंड होते हैं फिर चालू होते हैं फिर एंड होते हैं फिर चालू होते हैं, तो आपको जप से आवाज सुनाई देते हैं, फिर जैसे चालू हुआ जप से आवाज सुनाई देगा। ये आवाज कहाँ की है? आपके गाड़ी से आवाज निकल रही है, डिवाइडर पे रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंच रही है, तो जैसे ये डिवाइडर खत्म हुआ जब से आपका आवाज आएगा, फिर से जैसे डिवाइडर चालू हुआ फिर से जब से आवाज आएगा। ठीक है, तो एक आवाज आपका किसका है? गाड़ी का है, ना कि डिवाइडर का। इसी तरह से जब एक मच्छर हमारे कानों के पास में आता है तो उसका विंग्स इतनी जोर से फड़फड़ा रहा है, तो ये वाला जो सिग्नल है वो हमारे ईयर ड्रम में जाता है, और ईयर ड्रम से, तो ईयर ड्रम से भी रिफ्लेक्ट होकर साउंड, तो उसको अपने ही पंख का आवाज सुनाई देता है, एंड दैट्स द रीजन इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ईयर्स, क्योंकि आपका जो ईयर ड्रम है वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा है।
ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है तो इसका साउंड गया, ये वाइब्रेट हुआ तो ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसको आया, उसके इको को आया, it is getting the echo of its sound and hence it will be placing itself very near to your ears. An insect makes an insect basically insect क्या कर रहा है भाई साहब, makes sound that is higher than the maximum audible frequency of human beings. Given that the speed of sound in air is approximately, आपको दिया हुआ है भाई साहब, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे आपका स्पीड हो गया और आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इज हाइयर देन द मैक्सिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी है 20,000 हर्ट्ज है ना भाई साहब, तो अपन मिनिमम अगर मान ले 20,000 से ही स्टार्ट हो रहा है किसी इंसेक्ट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी, आपको पूछा है भाई साहब वेवलेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी हो गया आपका 340 और ये हो गया भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी दैट इज 1234 20,000 हर्ट्ज, ये भाई साहब कैंसलम 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया कितना आपका 0.017, ठीक है, तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया 0.017 मीटर, ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे पीछे लेकर जाऊं दिस विल बी 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो वेवलेंथ जो होगा भाई साहब, वेवलेंथ वेवलेंथ क्या है भाई साहब लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे कम ही होगा, तो मत, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भाई साहब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ही होगी, कहीं भी हो सकती है 25 30 कुछ भी हो सकती है, तो जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है लैम्डा की, दिस विल बी आपका भाई साहब सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपने मिनिमम ली हुई है, इससे तो बढ़ने ही वाला ही है, देखो सवाल को समझो यहाँ पे, तो 1.7 इंटू 10⁻², ये आपका भाई साहब क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, इससे घटने वाला है क्योंकि आपका भाई साहब ये बढ़ने वाला है, ठीक है, तो 1.7 से नीचे जो भी वैल्यू होगी उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते 3.6, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि ये सब भाई साहब 1.7 से ज्यादा है, एंड दिस ऑल्सो कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, दिस कैन बी एक्सेप्टेड, क्या ये सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे हमको ये नहीं बताया कि उसके फड़फड़ाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमको सिर्फ ये बताया है कि ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ये ज्यादा है, तो मतलब ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम लिमिट अपन ने मान लिया 20, हो सकता है इंसेक्ट का 30,000 हो, क्या मालूम, ठीक है, लेकिन ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को अगर लेकर चले तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000, इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिल रहा है कितना 1.7 इंटू 10⁻², अभी समझो इस चीज को, 1.7 इंटू 10⁻² जो आपने निकाला, अगर इसका 30,000 हुआ तो इससे कम होगा ना इसका वैल्यू, भाई देखो आपका डिनोमिनेटर अगर 20,000 है तो आपका कितना आया 1.7 इंटू 10⁻², इसके फड़फड़ाने की फ्रीक्वेंसी अगर 30,000 हो गई तो इस वैल्यू से भी कम आएगी ना वैल्यू, इसका मतलब आपका जो इंसेक्ट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा कितना वेवलेंथ जनरेट कर सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपने ये वाला जो लिया है वो मिनिमम वैल्यू है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ही होगा, क्या ये समझ में आ रहा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, बाकी सब वेवलेंथ इससे कम ही होगी, ठीक है, तो इंसेक्ट का बाकी यहाँ पे देखो, ये तो भाई साहब आपका 1.7 इंटू 10⁻² से ज्यादा हुआ, 5 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब, ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻⁻1 ये भी भाई साहब ज्यादा हो गया, चले क्या कौन सा, कैसे 3.2 इंटू 10⁻1 कम होगा, अरे भाई साहब 3.2 इंटू 10⁻1 मतलब क्या हो जाएगा, देखो 3.2 इंटू 10⁻1 समझो ना, अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया तो 10⁻2 हो गया ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻², अब कर लो कंपेयर इसके साथ, किसके साथ 1.7 इंटू 10⁻², कौन बड़ा हुआ भाई साहब 32 या 1.7, समझ में आ रहा है, तो ये सब कम हो गया इससे, दिस वन विल बी द ओनली वन विच क्वालिफाइज, तो 1.4 इंटू 10⁻², ठीक है, ये वाला क्वालिफाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है, दिमाग सवाल समझ में आ रहा है भाई साहब, आपका यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भाई साहब बढ़ती जाएगी,
उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब 20,000 हर्ट्ज से बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। इजी है भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A microphone is connected to a cathode ray oscilloscope. छोड़ो, a loudspeaker giving a single note is switched on. एक सिंगल नोट दे रहा है ये। The trace shown in the figure appears on the screen. तो ये भाई साहब डिस्प्लेसमेंट को अपन ने टाइम के साथ प्लॉट किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स along with time has been plotted. ठीक है, ओके। सो अभी आपसे क्या पूछा है, which of the following shows the softer but same frequency. फ्रीक्वेंसी मतलब आपका देखो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेकंड शुड बी सेम। यहाँ पे भाई साहब आपका सेकंड कितना है, यहाँ पे देखो टाइम है ये, दिस इज बेसिकली टाइम, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आपके कितने हो गए, एक, और ये 1.5, कितने सेकंड्स में भाई साहब आपका 1.5। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे भी वही बॉक्सेस हैं, तो सॉफ्टर टोन किसका हो जाएगा, देखो 1 और ये 1.5 ये हो रहा है, और ये आपका देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है, 1, तो ये सॉफ्टर है, ये सॉफ्टर, मतलब इसका एम्पलीट्यूड गिरा है, फ्रीक्वेंसी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेव्स मिल रहे हैं आपको, एक और डेढ़, 1.5, यहाँ पे भी वैसा कितने मिल रहे हैं, डेढ़ ही मिल रहे हैं ना, एक और ये डेढ़। ठीक है, सो दिस विल बी सॉफ्टर एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सॉफ्टर एंड सेम फ्रीक्वेंसी, इसका देख लो भाई साहब, यहाँ पे आपका एक और डेढ़ सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन क्या ये सॉफ्टर होगा, नहीं, ये 2 है, और ये वाला आपको दिखाओ 2.5 हो रहा है ये। ठीक है, तो ये लाउडर हो रहा है, लाउडर एंड सेम फ्रीक्वेंसी हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब आपका सॉफ्टर, सॉफ्टर है, ऑब्वियसली सॉफ्टर है, बट हाइयर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, तीन हो जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हाइयर हो जा रही है, जो हमारे इसको मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है कि भाई साहब शो सॉफ्टर बट द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे आपका यस द सेम, मतलब यहाँ पे कोई हो ही नहीं रहा, वही सेम ऑडिबल है। ठीक है, 2 है, वहां पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे भाई साहब सॉफ्टर नहीं है, सेम, सेम आपका भाई साहब लाउडनेस है, सेम लाउडनेस है, और आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ गया, बट हाइयर फ्रीक्वेंसी। तो आपका क्या चाहिए आपको, दिस इज द वन दैट यू नीड। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल हम? ठीक है, तो आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिटरमिन करता है लाउडनेस, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड डिटरमिन्स द आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया, टाइम पास चालू है उधर। क्या हुआ,
ये डी वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, क्यों सिंगल नोट नहीं प्ले हो सकता? ये देखो, रुक गया मैं, ये प्ले हो रहा है। हाँ, तो मतलब वही हुआ ना, आप रुक गए ना, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये आप, ये आपने, मैंने प्ले किया, फिर रुक गया मैं, फिर मैंने प्ले किया, ठीक है। तो इसका मतलब उस 3 से लेकर 6 सेकंड्स तक कोई भी आवाज प्रोड्यूस नहीं हुई है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल नोट ही है वो, दैट इज बेसिकली सिंगल नोट। हाउएवर यहाँ पे भाई साहब डिफरेंस है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे आपका एक दिया हुआ है, तो आपने देखो एक क्वालिटी को किसमें लिखा था, टिम्बर में, इट इज बेसिकली टिम्बर। द फॉलोइंग नोट शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, which graph can be obtained when another musical instrument, एक दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट produces a note of the same pitch, सेम पिच मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होनी चाहिए, बट ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पिच यहाँ पे सेम नहीं है, देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका 369 तक, आप अगर देखोगे भाई साहब 369 तक, 9 तक आपका यहाँ पे कितने हो गए फ्रीक्वेंसी, 1 2, यहाँ पे भाई साहब आपका 1 और 1.5 ही है, 9 तक आपके 1.5 वेव्स ही हैं। और यहाँ पे भाई साहब लेट्स से इधर तक 9 आएगा ना, ठीक है, ये आपका 9 आएगा, तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 2.5 हो रहा है। तो ये सेम पिच तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो चीजें दी हुई हैं, सेम पिच बट ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है। इस पे आ जाओ भाई साहब, आपका सेम पिच बट ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी, क्या पिच सेम है? यहाँ पे इज द पिच सेम एंड ऑफ अ डिफरेंट क्वालिटी, क्वालिटी आपका डिफरेंट नहीं है, ठीक है, क्वालिटी आपका सेम ही है। द पिच एंड द क्वालिटी आर द सेम, बिल्कुल एकदम एक ही है। देखो 5 - 5 के बीच में आपका दोनों भी है, तो दिस इज नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आप रुक रहे हैं, आपने एक साउंड प्रोड्यूस किया, जैसे वो ड्रम बीट्स करते हैं ना, एक बार ड्रम बजा, फिर तो आप जो पॉज दे रहे हैं दैट इज दिस पॉज, ठीक है, फिर से आपने ड्रम किया, ओके, ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी द वन, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिटी अलग है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द क्वालिटी। हाँ बेटा, जिस रेट से तुम्हारा भाई साहब ये मुंडी टुम 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 वाइब्रेट कर रहा है ना, उसके इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी से तुम्हारी दिमाग चलता है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है। अ मैन हु इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स फायर द पिस्तौल, ठीक है बेटा। ओके, अ मैन, जिंदा निकल गया। चलो इसको करना है वैसे फटाफट। मर्डर हुआ नहीं फिर, किधर बैठे? अरे बाप रे, भाई साहब टैलेंटेड इंसान है रे। चलो मारना ही नहीं है तुमको, रहने दो, तुम ऐसे ही रहो। ओके,
चलिए भाई साहब यहाँ पे अ मैन हु स्टैंडिंग एट अ पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे पैरेलल वॉल्स है, दिस इज बेसिकली अ मैन हु इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स, ठीक है। अभी ये मिड पॉइंट पे नहीं है, स्टैंडिंग एट अ पॉइंट बिटवीन, ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से दिस मैन इज स्टैंडिंग हियर, ओके। सो ये ऐसा ही कुछ सवाल हमने कल किया था, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ मैन हु स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल वॉल्स, फायर्स अ पिस्टल, तो ये भाई साहब गोली चला रहा है ढिचकियां, ठीक है, ओके। ही हियर्स इकोज आफ्टर 0.5 सेकंड, तो इधर से भाई साहब एको होता हुआ बाद में आया कितना 0.5 सेकंड्स का, और इधर से एको होता हुआ भाई साहब कितने में आया 0.8 सेकंड्स में, ठीक है। इधर से एको होता हुआ कितने में आया 0.8 सेकंड्स में, और इधर से एको होता हुआ कितने में आया 0.5 सेकंड्स, ठीक है। a further echo is heard after firing at a time of, तो दूसरा echo कब हियर होगा? दोनों को प्लस के थे। देखो ये 0.5 सेकंड्स बाद इसने इको को हियर किया, मतलब ये वाला साउंड इधर गया और वापस आया। 0.8 सेकंड्स मतलब ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस, ये साउंड इधर गया और वापस आया, तो एक इको उसने हियर किया 0.5 सेकंड्स के बाद, एक इको उसने हियर किया 0.8 सेकंड्स के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पे जो साउंड गया, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ऐसा भी तो जा सकता है ना, वैसा भी ये गया फिर वापस आया, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? ये हो गया 0.5 सेकंड्स इधर से इधर आने का, और इधर से इधर आने का कितना है 0.8, तो तीसरा ही को उसको कब सुनाई देगा 0.5 टू 0.8, तो भाई साहब सही बोल रहे थे, लेकिन अपना ही कुछ आंकड़ा लगा रहे थे, तो दिस विल बी 1.3 सेकंड्स, दिस इज करेक्ट, 1.3 सेकंड्स बाद इसको सुनाई देगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा उसके बाद वाला कितने में सुनाई देगा? यहाँ पे भाई साहब 0.8, ये 0.8 इधर गया, और 0.5 अगेन 1.3 सेकंड, तो 1.3 सेकंड्स के बाद उसको दूसरा इको सुनाई देगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है, ओके। सो अ फर्दर इको इज हर्ड आफ्टर फायरिंग एट अ टाइम ऑफ, आपका भाई साहब 1.3 सेकंड्स, अ फर्दर इको इज हर्ड आफ्टर फायरिंग आफ्टर टाइम ऑफ 1.3 सेकंड्स, क्या ये समझ में आ रहा है? ये मतलब देखो एक तो हो गया भाई साहब इधर टप टप, और ये से भाई साहब टप टप ये फायर हुआ, तो एक हो गया 0.5 सेकंड इस वॉल से, और एक हो गया आपका 0.8 सेकंड इस वॉल से। अभी भाई साहब ये वाला जो गया इधर, ये इधर भी जाएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होकर भाई साहब इस आदमी तक तो पहुंचेगा, प्लस इस पे भी जाएगा, और फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका 1.3 सेकंड बाद फिर से एक इको सुनाई देगी, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। हाय हाउ आर यू? देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ट्यूनिंग फॉक्स है, ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉक्स में भाई साहब आपका, तो दीज आर टू ट्यूनिंग फॉक्स, ठीक है, दीज आर टू ट्यूनिंग फॉक्स, और इधर टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी, ए एंड बी
वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो ऑफ 2:7। तो अगर मैंने इसका फ्रीक्वेंसी मान लिया ये, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया ये, ठीक है, 2:7। ओके, एंड देयर वेवलेंथ इन द रेशियो ऑफ, तो आपका एक का वेवलेंथ हो गया लेट्स से 3 लैम्डा, तो दूसरे का वेवलेंथ कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, ठीक है। बोथ द ट्यूनिंग फॉर्क्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट मीडिया, दोनों को अलग अलग मीडियम में रख दिया है। इन विच ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस इज ग्रेटर। हाय चाचू, वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब? वेलोसिटी होती है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका लैम्डा, तो मीडियम से कोई फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट इज 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोथ प्रोड्यूस, तो क्या हम देखो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैंने इसको डिफरेंट मीडिया में रख दिया, ठीक है, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स वाइब्रेट विद फ्रीक्वेंसीज इन दिस एंड देयर वेवलेंथ्स इन द दिस, बोथ द ट्यूनिंग फॉर्क्स आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट मीडिया, ठीक है। तो आपका भाई साहब जब हम डिफरेंट मीडिया में रख रहे हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा कितना, 2 लैम्डा, और इसका भाई साहब लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है, 7 सॉरी 4 लैम्डा इंटू 7 फ्रीक्वेंसी भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका इसका इसका वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 6 लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी जो भी है, और यहाँ पे आपका 4 इंटू 7 28 लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किसका वेलोसिटी ज्यादा हो गया भाई साहब, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क बी। द ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस रिलेटिवली श्रिल साउंड देन ट्यूनिंग फॉर्क बी, फ्लैट साउंड दैट ट्यूनिंग फॉर्क बी, लाउडर साउंड दैट ट्यूनिंग फॉर्क। तो देखो लाउडनेस को अपन एम्पलीट्यूड से डिटरमिन करते हैं, और एम्पलीट्यूड का कोई भी क्राइटेरिया आपके वेलोसिटी से डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी हम लाउडनेस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन देखो श्रिल साउंड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाइयर उसका श्रिल साउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फ्रीक्वेंसी हाइयर है भाई साहब, इसका। तो श्रिल साउंड, ठीक है, द ट्यूनिंग फॉर्क वेव प्रोड्यूसेस रिलेटिवली श्रिल साउंड द ट्यूनिंग फॉर्क बी, नो, किसका भाई साहब ज्यादा श्रिल साउंड होगा, ट्यूनिंग फॉर्क बी का, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हाइयर है। फ्लैट साउंड द ट्यूनिंग फॉर्क बी, तो ये सही होगा, फ्लैट नहीं, साउंड ऑफ मोर वेवलेंथ देन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, लाउडर साउंड तो ये तो बोल ही नहीं सकते हम, ठीक है। साउंड ऑफ मोर वेवलेंथ देन दैट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बी, इसका साउंड का वेवलेंथ भाई साहब कितना है, 7 लैम्डा, इसका 4 है ना, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस, ये भी नहीं होगा ना। साउंड ऑफ मोर वेवलेंथ किसका है भाई साहब, बी का है, तो ये तो नहीं होगा। लाउडर साउंड द ट्यूनिंग फॉर्क, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्लैट साउंड द ट्यूनिंग फॉर्क बी, ये होगा भाई साहब, फ्लैट साउंड, ठीक है। फ्लैट साउंड मतलब देखा जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, देखो किसका ज्यादा फ्लैटर साउंड है, इसका भाई साहब। देखो यहाँ पे कितने फ्रीक्वेंसीज हैं आपके, 7 है, ठीक है। तो ये 7 भाई साहब ऐसे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भाई साहब 2 ही है, उस टाइम पे 2 ही है, तो दिस विल बी फ्लैटर साउंड, ठीक है। श्रिल, देखो श्रिल मतलब बहुत तीखा आवाज हो, तो फ्लैट मतलब भाई साहब जैसे एक एक उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस विल बी फ्लैट साउंड देन ट्यूनिंग फॉर्क बी, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना, मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज वॉल, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। कोइंसाइड मतलब एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाना। अ मैन इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वॉल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ मैन, और ये एक लार्ज सा वॉल है, तो इसमें रहते हैं भाई साहब। क्या है ये?
ओके, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज वॉल क्लैप्स एट अ रेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये एक लार्ज वॉल है, लेट्स से दिस इज अ लार्ज वॉल, a man standing in front of a large wall, ठीक है, claps with a regular frequency of 10 hertz। तो ये आपका रेगुलर फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज का। यू फाइंड दैट द echoes coincide with his clapping। तो ये क्लैपिंग के साथ उसके echoes coincide कर रहे हैं, मतलब समझो पहली बार उसने क्लैप किया तो ये गया और ये आया वापस, ठीक है, ये एको आया और इसका दूसरा क्लैपिंग इसके साथ coincide कर रहा है, ठीक है। सो द टाइम ही टेक्स टू क्लैप फॉर द सेकंड टाइम is actually coinciding with the echo that is hearing for his first clap। तो ये इसने फर्स्ट क्लैप किया और लेट्स से सेकंड क्लैप किया, तो सेकंड क्लैप के दौरान इस फर्स्ट क्लैप का इको रिटर्न हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोइंसाइडिंग मतलब सेम टाइम पे, ठीक है। फर्स्ट क्लैप से सेकंड क्लैप में जाने में ही उसका फर्स्ट क्लैप का भाई साहब इको हियर होके वापस आ रहा है, ठीक है। ओके, ही फाइंड्स दैट द echoes coincide with his clapping। द स्पीड ऑफ साउंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज 330 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव क्लैपिंग इज 0.1 सेकेंड। क्या ये सही है? किसी साउंड के प्रोडक्शन से उसके इको को हियर करने में कम से कम डिस्टेंस कितना टाइम होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो ये होना चाहिए भाई साहब। ओके, ये करेक्ट होगा क्या? इज दिस करेक्ट? अरे टाइम टेकन बिटवीन सक्सेसिव क्लैपिंग इज 0.1 सेकेंड, क्या ये करेक्ट है? ठीक है। इफ ही हियर्स वन मोर इको देन ही स्टॉप्स क्लैपिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल इज 33। इफ ही हियर्स वन मोर इको आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल। ओके, तो इफ ही हियर्स वन मोर इको, तो ये वाला तो सही है भाई साहब। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। अभी इसने क्या कर दिया भाई साहब? क्लैपिंग बंद कर दी और इसको एक इको सुनाई दिया, मतलब ये जो क्लैप किया है उसी का इको इसको सुनाई दिया है, ठीक है। ये जो क्लैप किया है, इफ ही हियर्स वन मोर इको आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन वॉल? तो भाई साहब आपको v मालूम होना चाहिए, 2d/t होता है। वन मोर मतलब आपका टाइम कम से कम कितना लगा होगा? 0.1, 2d, और ये है आपका 330, ठीक है। तो 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 330 इंटू 0.1, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 333/2। सो दैट इज हाउ मच? 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ओके, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। इफ ही हियर्स वन मोर इको आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग, क्योंकि देखो ये स्टॉप किया उसने क्लैपिंग और उसने एक ही आवाज सुनी, मतलब ये पहले वाले के इकोस नहीं है, ये जो अभी प्रोड्यूस हुआ है उसका इकोस को सुनाई दिया है, ठीक है, 0.1 सेकेंड्स। इफ ही हियर्स वन मोर इको आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल इज 33 मीटर्स, नो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग, if he hears four more echoes is 66 meters। तो 4 इकोस उसको सुनाई दे रहे हैं। बोलिए भाई साहब, हर एक इको का कितना हो जाएगा भाई साहब? 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल आफ्टर ही स्टॉप्स क्लैपिंग, इफ ही हियर्स 4 मोर इकोस, तो 4 मोर इकोस के लिए कितना डिस्टेंस होगा? अभी मैंने ताली बजाई, एक इको, दो इको, तीन इको, चौथा इको। तो ये वाला जो ताली बजा अभी लास्ट वाला, उसका कौन सा इको होगा? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? फोर्थ वाला। और बाकी के 3 पहले वाले के होंगे। समझ में आ रहा है ये? तो फोर्थ वाले इको के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? फोर्थ वाले इको के लिए भाई साहब कितना टाइम लग जाएगा? 0.4 सेकेंड लग जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका 2d है, ठीक है। आपका कितना लगा भाई साहब? तो आपका यहाँ पे फोर्थ इको, फर्स्ट इको के लिए देखो अभी मैंने यहाँ पे क्लैप किया और मैंने इसके बाद 4 इकोस को सुनाई दिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली अभी जब मैंने क्लैपिंग बंद की तो ये फोर्थ वाला इको मेरे इस क्लैपिंग का इको है, ठीक है। तो इस ये वाला क्लैपिंग, ये वाला क्लैपिंग और ये वाला क्लैपिंग और ये वाला क्लैपिंग, इन सब इकोस को सुनने के लिए कम से कम कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। तो फोर्थ वाला इको मेरे पास कब तक लौट कर आ रहा होगा? कम से कम 0.4 सेकेंड्स। तो मतलब मेरे क्लैपिंग स्टॉप होने के 0.4 सेकेंड्स बाद ये आया है, ठीक है। स्पीड आपका भाई साहब कितना है? 330। ये भाई साहब आपका कितना है? 2d, और ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.1। क्या ये समझ में आ रहा है? 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। 330 इंटू 2 ये कितना हो गया? 660। 660 इंटू 0.1 ये हो गया d, तो मतलब कितना हो गया? 66 मीटर। तो इसका मतलब ये करेक्ट है।
दिस ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट। तो आपका फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है? तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है? तो चौथा इको सुनना मतलब मेरे ताली बजाने के बाद ही वो इको लौट कर आ रहा है ना। ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला ये पहले के बजाय हुए कवालियों से आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये वाला मेरे बजाय हुए इक्वे से आ रहा है, तो इनके और मेरे में कितना डिफरेंस हो जाएगा? कम से कम 0.4 सेकंड्स का। और इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं भाई साहब डिस्टेंस बिटवीन दिस विल बी 66। ठीक है। हाँ हाँ, कितना कितना 1.16.5 कहां से आ रहा है? कौन सा ये? मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है? नहीं, और 33/2 कहां से आ रहा है? 33 मतलब जाने में और आने में डिस्टेंस, वो तुम लगा कहां से रहे हो 33? लेकिन वो गलत है ना, वो गलत है ना, 33 मीटर नहीं है तो उसको नहीं ले सकते। नहीं, 33/2 गलत हो गया ना तुम्हारा। अरे भाई साहब, इस कैलकुलेशन में ये गलत हो गया ना। इट इज नॉट देयर। या तो 33 होगा या तो 66 होगा ना यार। दो कैसे सही हो सकता है? तो 66 ही होगा ना। तुम्हारा ये गलत है। ये प्रोसेस, ये जो हमने निकाला ये गलत है बोल के तो उस ऑप्शन को हमने रॉन्ग मार्क किया है। सो योर ऑप्शंस आर 1 एंड ये आपका 3। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ओके। अरे यार, ये कल कर चुके थे हम वैसे, फिर भी ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, तो एक टॉप ऑफ अ टावर से हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली द टॉप ऑफ अ टावर। यहां से हम एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ स्टोन दैट इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, 125 मीटर हाई। दिस हाइट इज हाउ मच? दिस हाइट इज 125 मीटर। ठीक है, दिस इज 125 मीटर, 125 meter high into a pond which is at the base of the tower. When will the splash be heard at the top? तो पहले तो भाई साहब ये इस वाले जर्नी का टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। ये UT की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो U की वैल्यू भाई साहब जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्टोन इज फ्रीली फॉलिंग। ये आपका भाई साहब फ्रीली फॉलिंग है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर। एस की वैल्यू हो गई भाई साहब 125, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हो गया 125 इंटू 2/10। दिस इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको भाई साहब कैंसिल कर दो, तो 125 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना? 25 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 25, दैट इज 5। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टाइम T1 का वैल्यू कितना हो गया? T1 का वैल्यू हो गया 5 सेकेंड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। अभी जैसे यहाँ पे गिरा, स्प्लैश हुआ ये, और ये वाला साउंड यहां तक जाएगा, कितना टाइम लगेगा? T2 आपका v वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाला है लेट्स से T2, तो T2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपका कितना है? 125। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 340। ठीक है, 340। इसको भाई साहब कहने को कितना आ जाएगा ये? 125 ये हो गया 34, और ये आपका 12.5। 34 इंटू 4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 130 नहीं होगा भाई साहब। 34 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 110। तो ये हो गया 0.3। तो ये हो गया आपका 102। 5 से 2 गया 3, 2 से 3 गया 2। तो ठीक है, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 6 जा 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, 19 20। तो ये हो गया 3 0.36। ठीक है, तो T2 की वैल्यू हो गई 0.36 और T1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 5। तो आपका देयरफॉर कितना हो जाएगा टोटल टाइम? T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू
5 प्लस 0.36 दैट इज इक्वल टू 5.36। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो। क्लियर? 5.36 दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।